ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। मैं भी एक बार ही देखता हूँ। इसके अंदर से तो आपको जो पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, तो इसमें डेटाबेस स्कीमा पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ टेबल जो होता है, जिसमें टेबल का नाम, उनका कॉलम, ये सब आ जाता है। जो क्रिएट वाली स्टेटमेंट से हम बनाते हैं, दैट इज डेटाबेस स्कीमा। ऐसे आने के चांसेस के कम है, दिख गया। यू शुड नो कि व्हाट इज डेटा कंस्ट्रेंट। प्रैक्टिकली यू शुड नो, वो तो हमने अगले वाला जो चैप्टर होगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, हमने देखा था ना। यूनिक, नॉट नल, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये क्या थे? कंस्ट्रेंट थे, जो हमें बताते थे कि कॉलम के अंदर वैल्यूज किस तरीके से स्टोर होगी। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वो लगाता था। मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, एक लाइन में क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकता है ये। क्वेरी आपको पता है, डेटा मैनिपुलेशन, ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेशनल डेटा मॉडल, आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज नथिंग बट टेबल। रिलेशन, टेबल एक ही बात है। और जो आपका एसक्यूएल, माई एसक्यूएल है, वो क्या है, किस तरीके का डेटाबेस मॉडल है? तो आप बोलोगे आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिस्टम। ये तो यहाँ पे हो गया। देन आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दो टेबल को बेसिकली कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे गार्जियन एंड स्टूडेंट है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि स्टूडेंट के अंदर फॉरेन की क्या है? ये टेबल है और टेबल के GUID। अंदर, सही जवाब। अब प्रियांशु के अलावा कोई और मुझे बताओ कि अटेंडेंस के अंदर फॉरेन की कौन सी है? अटेंडेंस के अंदर फिर से प्रियांशु बोल। रोल नंबर। रोल नंबर, एकदम सही जवाब। अच्छा, अब ये आंसर जिन्होंने दे दिया, मुझे पता है उन्हें आ गया। उनके अलावा कोई और आंसर देने की कोशिश करना, कोई फोर्स नहीं कर रहा मैं। गार्जियन के अंदर कौन सी फॉरेन की है? गार्जियन के अंदर एड्रेस नहीं। सर सर जी नेम नहीं 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 सर, कोई भी नहीं है एक्चुअली। सब सब गार्जियन की ही डिटेल्स हैं। ओके, कोई भी नहीं है। और किसी को कुछ और बोलना है? किसी और को अपना कोई और आंसर देना है? हम्म ठीक है, ये एकदम सही सर आंसर है। एड्रेस हो सकता है। गार्जियन के अंदर कोई भी फॉरेन की नहीं है। बट क्या कोई ऐसा नहीं है है, जो मुझे हाँ। कन्विंस कर सकता है कि क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने फॉरेन की के लिए तो बताया था कि व्हाट सर कंडीशन मस्ट क्योंकि बी। हाँ, फॉरेन के की के लिए पहले से जो भी टेबल होनी चाहिए, मतलब जहां से हमने इंपोर्ट किया है, बट ये सारी डिटेल्स किसी में भी नहीं है। ये उल्टा बाकियों में इंपोर्ट की गई है। मतलब जैसे स्टूडेंट में GUID आ चुकी है और ठीक है। बट अटेंडेंस में स्टूडेंट की रोल नंबर आ चुका है। और कोई क्रिस्प आंसर देना चाहे तो सही है क्योंकि आप। गार्जियन में जितनी भी कॉलम्स है डिटेल्स है वो वो सब किसी और गार्जियन की टेबल है की ना। प्राइमरी की नहीं है। ये बात सही है। देखो, फॉरेन की से आप क्या समझते हो कि एक कॉलम जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा दो टेबल में है, तो हम समझ लेते हैं कि ये फॉरेन की हो सकती है। बट एक कंडीशन को इग्नोर मत करो, वो ये कि फॉरेन की होने के लिए, अगर ये एक पर्टिकुलर की फॉरेन की है, तो उसे दूसरे टेबल में प्राइमरी की होना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे जीओ आईडी है, हो सकता है किसी को भी ऐसे, आप में से हो सकता है किसी ने बोला ना हो, बट लग रहा होगा कि जीओ आईडी होगी ना फॉरेन की, दोनों में जीओ आईडी है। बट आप देखोगे कि अगर मैं स्टूडेंट में देखूं, अगर मैं इसे फॉरेन की बोल रहा हूँ, तो इट मस्ट बी प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो क्या जीओ आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है क्या? नहीं। स्टूडेंट के अंदर तो रोल नंबर प्राइमरी की होगा ना, जीओ आईडी थोड़ी ना प्राइमरी की होगा। बट अगर मैं स्टूडेंट के अंदर जीओ आईडी को फॉरेन की कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे जीओ आईडी दो सिमिलर तरीके के कॉलम है,
एंड यहाँ पे ये फॉरेन की है तो ये इस टेबल में प्राइमरी की होगा एंड यस इट इज अ प्राइमरी की। तो क्या आपको ये बात समझ में आया फॉरेन की का कॉन्सेप्ट? यस सर। देन हाँ ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे जरूर एक क्वेश्चन में पूछेंगे 100% कि कार्डिनलिटी क्या है, डिग्री क्या है। तो देखो एक तो पहले तो ये पता कर लो कि इनको क्या बोलते हैं, GUID, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस। ये जो हेडिंग्स हैं इनको आप एट्रीब्यूट बोल सकते हो, इन्हें कॉलम नेम बोल सकते हो, ये सब। एंड ये जो एक लाइन होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये रिकॉर्ड होते हैं, टपल होते हैं, रो होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। रिकॉर्ड एंड रो तो मैं अक्सर यूज करता हूँ, टपल मुझे आदत नहीं है यूज करने की, तो टपल भी इन्हें बोलते हैं। फिर नंबर ऑफ सॉरी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी होगी कितने कॉलम है इसके अंदर। तो 4 कॉलम है तो 4 इसकी डिग्री होगी। एंड कार्डिनलिटी मतलब कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स है तो 5 इसकी कार्डिनलिटी होगी। तो ये सब पता होने चाहिए, इससे कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं। और आपने देखा होगा, मैंने कल जो दिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें बता देता हूँ कि कोई बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने के लिए आते नहीं है, 1 2 छोड़ के। ज़्यादातर तो आपको 1 वर्ड में ही लिखने होते हैं। फिर आपको सबसे बड़े में वो प्रोग्राम लिखने को बोलते हैं। मैं आपको जितना बोल रहा हूँ अभी आप देख लेना, आपका 90% पेपर वहीं से ही होगा। बिल्कुल, आप 4 तारीख को मेरे को पेपर सेंड करना और देखना। फिर इन कीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कैंडिडेट की, मैंने आपको बताया था ना, एक टेबल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हों जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे रिकॉर्ड्स को, मतलब कुछ ना कुछ यूनिक एलिमेंट उनमें होना चाहिए कि वो हर रो में एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो पहले कभी ना हुई। तो इस तरीके का जो भी कॉलम डेटा प्रोवाइड करता है उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं। दे ऑल आर कैंडिडेट की। ठीक है, अब उन कैंडिडेट की में से ही आपको एक चुननी पड़ती है, बिकॉज आपको तो एक ही प्राइमरी की बनानी है ना, जिसकी हेल्प से आप बाकी सब चीज़ें करोगे। और प्राइमरी की को आपको पता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है, स्पेशली अपडेट वाली कमांड जो मैंने आपको बताई थी, उस टाइप की कमांड में तो काफ़ी यूज़ होता है प्राइमरी की का, क्योंकि हम बोलते हैं ना अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट जो भी आपको करना है, वेयर, फिर आप वहाँ पे बता देते हो जहाँ पे रोल नंबर इज इक्वल टू 2, इस तरीके से। तो वेयर में प्राइमरी की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल दो आप वहाँ पे और कुछ भी डाल सकते हो। मैंने जो भी लाइन बोली आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज हुए होगे अगर आपने वो रीड नहीं करा होगा जो मैंने आपको सेंड किया था। मैंने आपको कुछ कितने 35 कितने मैंने काफ़ी सारी क्वेरीज लिख कर दी थी, तो आप 35 हाँ 35 लिख के भी दी। ओके, कैंडिडेट की प्राइमरी की मैं बता चुका हूँ। नाउ व्हाट इज कंपोजिट प्राइमरी की। कभी कभार एक कॉलम इज नॉट इनफ टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अटेंड, यहाँ पे ऊपर एक टेबल दिखाता हूँ आपको, अटेंडेंस टेबल। इसका आपको लाइव एग्जांपल दिया जाए। कहाँ गया स्टूडेंट है यहाँ पे, ये देखो अटेंडेंस टेबल। चलो बताओ क्या इसमें, क्या इसके अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए। ये अटेंडेंस टेबल है, रोल नंबर। रोल नंबर। कोई और, क्या सब रोल नंबर से सहमत है? रोल नंबर ही होगा। हाँ ओके, चलो एक बार ही देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने से रिकॉर्ड में ही 1 2 बारी, 2 2 बारी, 3 2 बारी, 4 2 बारी, 5 2 बारी, 6 2 बारी। तो रोल नंबर तो प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी की का तो मेन मतलब एम ही ये होता है कि यूनिक होनी चाहिए। ये तो यूनिक नहीं है। तो बताओ और कुछ हो सकता है? और क्या बनाओगे? प्राइमरी की नहीं है नहीं, हाँ एज सच कोई एक प्राइमरी की का कॉलम नहीं दिख रहा। बट अगर कॉलम नहीं है। हाँ, अगर आप बोलो कि डेट एंड रोल नंबर को मैं कंबाइन कर दूं, मतलब दोनों को साथ में गिनूं, तो हमेशा यूनिक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट में एक ही रोल नंबर की अटेंडेंस हुई होगी ना, मतलब 28/9/1 में सिर्फ 1 एक ही बार आएगा।
अब अगली बार जो आया वो तो नेक्स्ट डेट में आया। तो इन दिस टेबल we don't have primary key, actually we have a composite key। कंपोज का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कंपोजिट की का मतलब दो कीज को जोड़ के आपने प्राइमरी की जैसा बना दिया। तो क्या ये बात समझ में आई आपको? कंपोजिट की हाँ का सर। कॉन्सेप्ट, कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, बस इसके अंदर यही है, इस वाले चैप्टर के अंदर। इसको मैं कर देता हूँ बंद, इतना ही आपको समझना है। अब आ जाता है कि ये बड़ा चैप्टर जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और इसमें सच बोलूँ तो कुछ ऐसा सच है नहीं बताने के लिए। मैंने आपको 35 क्वेरीज दी हैं, उन सारी क्वेरीज को पढ़ो। अगर उन सारी क्वेरीज को पढ़ के आपको लगता है कि मुझे सारी आती है, देन यू डोंट नीड टू रिवाइज दिस चैप्टर। उन क्वेरीज में आपको किसी में भी दिक्कत आती है, जो मैंने 35 की 35 दी है, नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो वो आपको पूछना है। अब अगर आज नहीं पढ़ा आपने तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। इसके अंदर तो सिर्फ टेबल है। इसमें हाँ, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैर एंड वेयर कैर का डिफरेंस आपको याद रखना है। आप एक कैर और वेयर कैर में जब कल पूछ रहा था, तो एक तो आपने कॉमन पॉइंट बता ही दिया था, वही कि कैर के अंदर तो वो एक्स्ट्रा स्पेस कैरेक्टर भर देता है। वेयर कैर में आप जितने कैरेक्टर यूज करोगे उतने ही वो यूज करता है, बाकी को यूज नहीं करता। ये तो सबको पता था, बट आप साइज भी देख सकते हो। यहाँ पे कैर एन और वेयर कैर एन है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू यू कैन पुट ओनली 0 to 255। यहाँ पे आप 0 to 65535 रख सकते हो। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि क्या मैं ये वैल्यू याद रखूं? व्हाट इफ आई फॉरगेट दिस इन माय एग्जामिनेशन? तो आप क्या करोगे, आप ये लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ एन इन वेयर कैर इज कैन बी लार्जर देन द वैल्यू ऑफ एन इन कैर। ये भी आप बोल सकते हो। अगर आप वैल्यू भूल गए तो वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल भी देकर आप समझा सकते हो। डेट का फॉर्मेट पूछा जा सकता है। डेट का फॉर्मेट एक नंबर में वैसे मुश्किल है पूछना, बट फिर भी अगर कोई पूछ ले तो फॉर्मेट याद रखो, YYNNT। और कंस्ट्रेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन कंस्ट्रेंट्स को कैसे यूज करना है, दैट ऑल्सो यू शुड नो। देन DDL कमांड एंड DML कमांड आपसे ऐसे पूछी जा सकती है कि ये किस टाइप की कमांड है, DDL कमांड है या DML कमांड। वो सारी कमांड जिससे आप स्कीमा में चेंजेस करते हो, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हो, लाइक क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये सारी DDL कमांड है। DML कमांड वो होती है जिसमें आप टेबल के अंदर कुछ भरते हो या फिर उन भरी हुई डेटा में से कुछ आप निकालते हो, लाइक इंसर्ट, सेलेक्ट एंड अपडेट। ये सारी जो वैल्यूज हो गई, सॉरी ये सारी जो क्वेरीज हो गई, DML कमांड हो गई। ठीक है, अब मैं देखो सारी मैंने क्वेरीज बहुत बार आपको स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस में कराई है, इसी दिन के लिए कराई है कि मैं आपको बार बार रिवाइज ना कराऊं। वो आप वीडियोस देखो और डाउट पूछो, डेफिनेटली डाउट पूछोगे तो मैं आपको सारी क्वेरीज दोबारा, आपके डाउट जो होंगे, चाहे वो बहुत ही सिंपल क्वेरी क्यों ना हो, चाहे आपको शो डेटा बेसिस में डाउट क्यों ना, वो मैं आपको बता दूंगा। बट आई थिंक हम पहले ही बहुत ज़्यादा बारी इन सब क्वेरीज को डिस्कस कर चुके हैं कि आप भी अब बोर हो गए होंगे। तो इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है? इनमें सच और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देन फिर हाँ, क्वेरीज में जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है वो आता है, जो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो है ग्रुप फंक्शन का। इसके अंदर सब कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। एग्रीगेट फंक्शन उन्हें बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। देखो यहाँ सिंगल रो फंक्शन ये नहीं आएगा आपका, बट ये पता होना चाहिए। मैक्स है, मिन है, एवरेज, सम, काउंट, स्टार, काउंट, कॉलम। एक ना एक ऐसा वाला ग्रुप बाय वाला आपका एक क्लॉज 110% आएगा, और एक क्लॉज आपका ज्वाइनिंग वाला बिल्कुल आएगा। मैंने जो आपको PDF भेजी थी उसके अंदर मैंने जो 33 नंबर का जो मैंने क्वेरी भेजी है उसमें स्टार भी बनाए हुए हैं, तो उसे आप समझ लो
उसके अंदर बस काउंट की जगह कभी मिन मैक्स एवरेज कुछ भी आ सकता है, बाकी इसी टाइप की ही क्वेरी आपको आएगी ही आएगी। और देन 34th एंड 35th नंबर पे मैंने आप सबको वो व्हाट्सएप करी हुई है। जो लास्ट की 3 क्वेरीज हैं वो आपके एग्जाम में उस टाइप की क्वेरीज आएंगी। इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन में डिफरेंस पूछा जा सकता है। 1-2 नंबर का ही पूछेंगे, तो एक तो आप सिंपल उनकी जो एक तरीके से क्वेरी कैसे लिखते हैं वो मैंने तो आपको वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बता दिया है। इक्वी जॉइन तो जैसा जॉइन मैंने आपको बताया ही है। नेचुरल जॉइन का एक बारी मैं आपको वो दिखा देता हूँ, हाउ टू डू नेचुरल जॉइन। बहुत सिंपल है नेचुरल जॉइन करना। नेचुरल जॉइन में आपको 2 टेबल लेनी है और ये लिखना है, देखो ये वाला सेलेक्ट स्टार, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ चाहते हैं प्रिंट हो जाए, फ्रॉम बस 2 टेबल का नाम यूनिफॉर्म, और फिर आपको बीच में लिखना है नेचुरल जॉइन एंड यहाँ पे दूसरी टेबल का नाम। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हमने ये तो बताया नहीं कि कौन सी 2 कॉलम है जो इक्वल है। नहीं जरूरत आपको, क्योंकि आप ये नेचुरल जॉइन अप्लाई उधर करते हो जहाँ पे 2 कॉलम सिमिलर तो हो, उनके नाम भी सेम हो, इसीलिए यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी दोनों कॉलम के अंदर नाम अलग अलग हैं बट अंदर का डेटा सिमिलर है, जैसे एक में आपने रोल नंबर कर दिया और एक में आपने RNO कर दिया, तो वहाँ पे आप इक्वी जॉइन यूज कर लेना। तो 34th और 35th नंबर की जो मैंने क्वेरी आपको सेंड करी थी जो दूसरे पेज में थी, वहाँ इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये सेम आउटपुट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इक्वी जॉइन से क्या किया कि यू कोड और यू कोड ये 2 थे ना, इसी से ही इन्होंने इक्वल किया था ज्वाइनिंग में, तो ये दोनों बार आ गया, 2 बार आ गया, इधर भी यू कोड आ गया, इधर भी यू कोड आ गया सेलेक्ट स्टार करने पे। बट अगर आप नेचुरल जॉइन में सेलेक्ट स्टार करते हो ना, तो आपको यू कोड सिर्फ एक ही बार मिलता है, 2 बार ही नहीं मिलता। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। दैट्स इट, इतना ही आपको पता होना चाहिए इसमें। बाकी तो क्वेरीज हैं छोटी मोटी जो कि मैंने आपको सेंड कर दी हैं, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं देखना। ये 2 मैंने बताया आपका लगभग 20 मार्क्स का, तो इतने में से आएगा ही आएगा, 15 से 20 मार्क्स का। अब बारी आती है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पे तो मैं आपको बोलूँगा फुल फॉर्म याद करते हुए जाना, और बाकी जो भी आपको लगता है वो आप टाइप कर देना। कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ARPANET की फुल फॉर्म देखो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अपने मन में भी एक बार इसे दोहराओ, क्योंकि सारे जितने भी मैं आपको फुल फॉर्म यहाँ बताऊंगा वो सब आपको आनी चाहिए। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ARPANET की फुल फॉर्म आ सकती है। और देखते हैं ये चारों। टी का क्या है? किसका? ARPANET में टी का क्या है? NET का नेटवर्क था। NET, हाँ NET का नेटवर्क है। ओके जो ARPANET में NET है वो नेटवर्क है। ओके ये पैन लैन मैन वैन ये तीनों के ये इसमें जो थ्योरी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, सेलेक्टेड थ्योरी जो आपको पढ़नी है। इवन इफ आप अपने नोट्स भी देख रहे हो तो वहाँ भी आपको सिर्फ इतनी ही थ्योरी पढ़नी है अभी अपने इस वाले एग्जाम के लिए। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनमें आपको किसी भी 2 में डिफरेंस पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क तो बहुत छोटा होता है, फ्यू पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट करता है, रेंज 10 मीटर होती है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। एग्जाम्पल हॉटस्पॉट से जो आप कनेक्ट करते हो। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, किसी स्कूल में या किसी सिंगल रूम या फ्लोर या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर जो होता है वो लैन होता है। इसकी हेल्प से इसे करते हैं ईथरनेट केबल, वायर, फाइबर ऑप्टिक्स, वाईफाई, किसी की इन सब के हेल्प से इसे किया जा सकता है। ये सिक्योर होता है, इसकी रेंज छोटी होती है 1 किलोमीटर तक और स्पीड 10 Mbps होती है। तो ये फैक्ट्स प्लीज़ आप याद रख लेना। मैं आपको थ्योरी तो बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ, तो इतनी लिमिटेड थ्योरी में तो आप जितना बता रहा हूँ उतना तो आप याद कर सकते हो। आपका बोझ मैंने लगभग 20% तक कर दिया, मतलब 80% रिड्यूस कर दिया है।
बहुत बड़ी बात है ये। तो लैन, मैन, वैन, पैन, इन सबको आपको बस ये पढ़ना है। एक चीज़ और पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा, और इन्हें याद रखना बहुत ईजी है, आपने इसे अपनी छोटी क्लासेस में भी देखा होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये थोड़ा लैन से बड़ा होता है, ये एक सिटी के अंदर होता है, ठीक है। इट इज़ कंसिडरेबली लेस एज कम्पेयर टू लैन, इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। और केबल टीवी, ब्रॉडबैंड इसके एग्जांपल हैं। रेंज 30 से 40 किलोमीटर है, और ये जो है बहुत सारे लैन कनेक्ट होकर मैन बनाते हैं। ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था। फिर वैन होता है जो बड़े बड़े कंट्रीज़ या बहुत दूर दूर की सिटीज़ को जोड़ने के काम में आता है, दैट इज़ आपका वैन। वाइड एरिया नेटवर्क, लार्ज बिजनेस, एजुकेशनल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है इंटरनेट। मॉडेम के बारे में पता हो ना पता हो, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। RJ45 की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रजिस्टर्ड जैक 45, रजिस्टर्ड जैक 45। रिपीटर का काम क्या करता है? रिपीटर क्या करता है कि जब भी आप सिग्नल वायर के थ्रू सेंड करते हो तो थोड़े वीक हो जाते हैं, और वीक सिग्नल को कॉम्प्रिहेंड करना, समझना कंप्यूटर के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम एक रिपीटर लगा देंगे। जैसे ही वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आएगा, रिपीटर उसको एम्पलीफाई कर देगा, तो जो भी उसकी इंफॉर्मेशन लूज हुई, इंफॉर्मेशन लूज नहीं, जो भी उसका वीक सिग्नल है उसे वापस वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। दैट इज दी वर्किंग ऑफ रिपीटर। रिपीटर आप कितने डिस्टेंस पे लगाते हो? 70 मीटर के आसपास तक। अगर कहीं भी दो दो चीज़ों के बीच की दूरी लगभग 70 मीटर के आसपास या इससे ज़्यादा है तो आप वहाँ रिपीटर बिल्कुल लगाओगे। हब एंड स्विच, तो जहाँ भी आपका कनेक्शन होता है, बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए रहते हैं, वहाँ पे हब और स्विच तो मोस्ट प्रोबेबली होता ही होता है। तो जितने भी आपके ऑफिस हो गए, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, तो हब एंड स्विच, हर या तो हब या तो स्विच। क्योंकि पहले अगर ज़्यादा खर्चा नहीं करना तो हब, और थोड़ा एडवांस और जाके जनरली आजकल तो स्विच ही यूज़ होता है। तो हब स्लैश स्विच आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं लगभग हर बिल्डिंग में। फिर ये सब आप अभी रहने दीजिए। देन नेटवर्क टोपोलॉजी, मैंने एक आपको बताया था ना कि लैन, मैन, वैन, पैन, इसको पढ़ लेना थ्योरी। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि दूसरी चीज़ जो आप पढ़ लेना वो पढ़ लेना नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का काम क्या है? वो है कि आप नेटवर्क को या कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करोगे आपस में। तरीके हैं तो देखो अलग अलग है। मैश टेक्नोलॉजी है, टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, एंड स्टार टोपोलॉजी है। तो आपके सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन था कि स्टार टोपोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो कोई मुझे इसके बता सकता है फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? सर किसके? स्टार टोपोलॉजी के कल भी डिस्कस किया था। हाँ कल तो हमने कर लिया, तो हमें बोलना है क्योंकि हम सर आपने हमें बता एक एडवांटेज ये है बता दो कि हाँ, एक एडवांटेज ये है कि अगर एक कंप्यूटर काम नहीं भी कर रहा है तो बाकियों पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सेंट्रल से कनेक्टेड है। डिसएडवांटेज भी इसी के कॉन्ट्ररी में है कि सेंट्रल वाला अगर खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही हुई, इन्होंने बोला कि अगर मान लो कि ये जो स्क्वायर वाले कंप्यूटर्स हैं इनमें से कोई एक ख़राब हुआ तो बाकी सब में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, क्योंकि उनको तो लेना देना सेंट्रल नोड से है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल वाला ख़राब हो गया तो फिर सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। और सर इसको एक्सपैंड करना मुश्किल है। हाँ, इसको एक्सपेंड करना, इसके और इसमें मैं बोलता हूँ, आप ये बोलो कि इसमें वायर का खर्चा काफ़ी होता है, काफ़ी वायर यूज़ होती है इसमें, हाँ ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। और और बाकी आप ये बोल डेटा सकते हो कि ट्रांसफर इजी हो जाता है क्योंकि आप देखो, हाँ,
आप एक ये बोल सकते हो कि बाकी सब में से ये जो है ये सबसे ज़्यादा फास्ट है, फास्ट है, फास्ट और effective है, इफेक्टिव हाँ। भी है, एफिशिएंट भी, फास्ट भी है, ठीक है ना, फास्ट है ये। तो कंप्यूटर में अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे होते हैं वो हमेशा फास्ट होता है। कॉस्ट और स्पीड का ट्रेड ऑफ हमेशा रहता है कंप्यूटर में, चाहे वो मेमोरी में हो या नेटवर्किंग में भी। यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं। आप देखो, अगर आप अपने लैपटॉप या फिर किसी पीसी में देखोगे तो जब आपकी मेमोरी बहुत फास्ट होती है तो महंगी भी होती है। आप रैम लो, कैश लो, जैसे फास्ट हाँ मेमोरी में जाओगे वो महंगी, और अगर जितनी स्लो में जाओगे वो सस्ती होती है। तो ये क्वेश्चन था आपके सैम्पल पेपर में। अब आपके एग्जाम में ट्री एंड और हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लिया तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। अगर आपसे बस टोपोलॉजी का पूछ लिया जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, रिंग के बारे में पूछ सकते हैं, मैश के बारे में पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको जो आपके स्कूल की सर पीडीएफ, मतलब जो बस होती है उसमें अगर एक खराब हो जाए तो बाकी भी नहीं चलते, देखा जाए तो। नहीं नहीं, नहीं देखो खराब हो जाए, ये बीच का ये जो बैकबोन है जो ये हाँ, खराब हो जाए तो ये कोई प्रॉब्लम लाइन। नहीं होगा। हाँ, अगर अच्छा, ये जो कंप्यूटर में खराबी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो मेन लाइन है जो इसकी बैकबोन बोलते हैं जिसे हम, अगर ये खराब हो जाए बस की तो हाँ, तो फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तब कुछ भी नहीं चलेगा। ओके ओके। तो ये थी सारी टोपोलॉजी, इन्हें आप पढ़ लेना। जो आपको एक पीडीएफ दिया ना उसके अंदर पॉइंट्स में लिखा हुआ है, वो पीडीएफ मैंने ग्रुप में दे दी थी क्या? किसी ने सेंड कर दी थी ना ग्रुप में उसे? करी थी या नहीं बच्चों? सर एक साथ फाइल्स आई थी, पर चेक नहीं देखना करी। पड़ेगा। मैं कर देता हूँ देखना मेरे को। पड़ेगा, हाँ, एक साथ फाइल्स आती है ना, तो कई बार ठीक है, पता नहीं। ठीक है। ये लो, मैंने अभी भेज दिया है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आपको देखो, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट अभी मैं बोलता हूँ इसको, मैं आपको चलो बात देता हूँ। मैक एड्रेस अभी आप समझो कि हर डिवाइस जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसका जो एक एड्रेस है दैट इज मैक एड्रेस। पहली बात ये आपको याद रखो। दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि हर डिवाइस के अंदर एक एनआईसी कार्ड होता है, उसके अंदर ये हार्ड कोड होता है, उसके अंदर ये लिखा हुआ रहता है एनआईसी कार्ड के अंदर। तीसरी चीज, मैक एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते। मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का एकदम फिक्स नंबर होता है। बस इतनी ये तीन बातें आपको याद रखनी है। ये हर डिवाइस का ये एक यूनिक नंबर है, हर डिवाइस का यूनिक नंबर, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एंड तीसरा, ये एनआईसी में आप बोल सकते हो हार्ड कोड रहता है या फिर इनग्रेड रहता है। आईपी एड्रेस हर नेटवर्क का एक यूनिक एड्रेस होता है। जनरली ये राउटर को दिया जाता है, जहां भी एक राउटर लगा है वहां पे उसका एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, आपका भी आईपी एड्रेस क्या होगा जिससे आप कनेक्टेड हो वही, जो मतलब आप बेसिकली आईपी एड्रेस एक नेटवर्क का एड्रेस होता है। जहां भी आपको नेटवर्क दिखेगा उसका एक एड्रेस है, दैट इज आईपी एड्रेस। इट कैन बी चेंज्ड। ये और एक एक बात ये आपको याद रखनी है कि IPv4 हुआ करता था, बट IPv4 भी अब छोटा पड़ गया है, तो IPv6 भी धीरे धीरे एक और एड्रेस का तरीका है, वो भी अब पॉपुलर हो रहा है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है URL, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, एक ही बात है। आप कोई भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप ऐसे देखते हो ना, ये पूरा दिस इज URL, ये पूरा एड्रेस इज URL, जिसमें जो मेन नाम होता है www.instagram.com, दैट इज द डोमेन नेम, वो डोमेन नेम हो गया। और बाकी जो पूरा जो एड्रेस हो गया, जो पूरा लिखा रहता है आपके ब्राउजर की, जहाँ पे URL लिखा रहता है वो उसे आप बोलोगे URL। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। और ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। डोमेन नेम सिस्टम एंड DNS सर्वर के बारे में आपको भी फिलहाल बाद में बताऊंगा। शॉर्ट में इतना सुन लो कि क्या है कि आपका कंप्यूटर इतना हर बारी याद नहीं रखता। तो क्या होता है, आपका
कंप्यूटर जो डीएनएस सर्वर होता है वहाँ पे जाता है। आपको नाम पता होता है कि मुझे फेसबुक पता है, डीएनएस सर्वर पे वो जाएगा। डीएनएस सर्वर आपको बोलेगा अच्छा फेसबुक पे जाना है, इसका सही आईपी एड्रेस तो ये है, वो मुझे आईपी एड्रेस दे देगा। फिर मेरा कंप्यूटर उस आईपी एड्रेस पे सेंड करेगा। नाम तो बस उसका एक सिनोनिमस है उससे, जो आपका एक बड़ा सा आईपी एड्रेस है। मेन तो आईपी एड्रेस चल रहा है, तो या तो आप आईपी एड्रेस याद रख लो, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि क्या, देखो क्या किसके क्या आईपी एड्रेस होगा। तो डीएनएस सर्वर यही करता है कि डीएनएस आप उसे बोलते हो कि ये डोमेन नेम है, वो आपको डोमेन नेम के बदले आईपी एड्रेस दे देता है। आप उसे बोलते हो थैंक यू, और अब आप उसी आईपी एड्रेस पे सेंड करते हो अपना डेटा। फिर आप बोलोगे कि ऐसा चलो मैंने यूट्यूब किया, तो यूट्यूब को मेरा यहाँ तो डीएनएस सर्वर पे ज़्यादातर पॉपुलर और जहाँ भी लोग जाते हैं उनका आईपी एड्रेस सेव होगा। नहीं है तो फिर तो वो पूरा लंबे रास्ते से होता हुआ जाएगा, जो कि लंबा भी हमारे लिए कुछ सेकंड ही होता है। बट यूट्यूब भी तो हमें कुछ भेजना है, तो यूट्यूब को कैसे पता कि हमारे पे ही भेजना है? हम क्या इतने स्पेशल हैं कि वो हमारा एड्रेस याद रखेगा? तो असलियत में ये होता है कि जब आप कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब को भेजते हो तो इट्स लाइक अ पोस्ट कार्ड, और आप उसके अंदर अपना एड्रेस भी भेज देते हो। तो आप यूट्यूब जो कि एक फेमस है डीएनएस सर्वर के थ्रू यूट्यूब तक तो जाते हो, बट यूट्यूब को भी आप बता देते हो कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा आईपी एड्रेस ये है, तो वो वापस आपके पूरे डेटा को पढ़ के उसी जगह पे वापस से इंफॉर्मेशन भेज देता है। ये मैंने जितना बताया आसान हिंदी भाषा में, इतना ही आपको जानना है, बाकी आप फुल फॉर्म फिलहाल याद रख लो। इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने नहीं देखा। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आई। हाँ, मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मुझे लगता है कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड ये फुल डुप्लेक्स से रिलेटेड आपके मेन एग्ज़ाम में आ सकता है, तो मैं बता देता हूँ। तो सिंगल सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है जो वन डायरेक्शन में होता है, जैसे टीवी। अब तो खैर टीवी भी, ये पुराने टीवी मैं बोलूँगा, केबल टीवी, जिसमें आप सिर्फ चैनल चेंज कर सकते थे, बाकी आप कुछ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। आपको एक ही डायरेक्शन से, एंटीना से सीधा टीवी में जो दिखाया जा रहा है आपको वही देखना पड़ेगा। तो वन वे कम्युनिकेशन है ये, ओनली इन वन वे यू आर डूइंग दैट कम्युनिकेशन। आप कुछ यहाँ से उधर सेंड नहीं कर पा रहे, दिस इज सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स होता है ये वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप डेटा सेंड कर तो पा रहे हो दोनों डायरेक्शन में, बट एक बारी में एक ही सेंड कर सकता है। मतलब एक बारी में ये यहाँ से यहाँ सेंड करेगा, तो आप इधर से उधर सेंड नहीं कर सकते। तो एक कनेक्शन बनता ही ऐसा है, जब आप यहाँ से इधर सेंड कर रहे होगे तो ये वाला कुछ सेंड नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं हम डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। और जो फुल डुप्लेक्स होता है वो आप साइमल्टेनियसली इधर से इधर और वो भी इधर से इधर सेंड कर सकता है। तो जो हमारा इंटरनेट होता है वो ऑब्वियसली एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, तभी तो हम कम्युनिकेट। अभी तो आप, मैं ही बोल रहा हूँ, बट अगर आप भी बोलने लगो, मैं भी बोलने लगूँ, तो हम दोनों एक दूसरे की बात फिर भी सुन सकते हैं। दिस इज फुल डुप्लेक्स, दोनों तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग आ सकता है, इनमें डिफरेंस मैंने आपको बताया था, याद करो कि पैकेट स्विचिंग में तो क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में मैसेज टूटता है और फिर कोई फिक्स्ड पाथ से नहीं, अलग अलग पाथ से होता हुआ मेन जो भी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सबसे पहले पाथ स्टेबलिश्ड होता है, एक पाथ स्टेबलिश्ड होता है, फिर उसी के ही थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जाती है। और बाकी यहाँ पे ये आपको बस पता होने चाहिए नाम, इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह तो मुझे नहीं लगती आएगी, आपके सैम्पल पेपर में भी ऐसी था। तो वायर्ड मीडिया के अंदर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक, सबसे फास्टेस्ट कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक। वायरलेस मीडिया में है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, इनमें फास्ट कौन सी है? वैसे माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में रेडियो माइक्रोवेव वेव। फास्ट है। हाँ नहीं, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, इन दोनों में माइक्रोवेव फास्ट है, बट तीनों में रेडियो वेव फास्ट है। ठीक है, ऑलराइट। सर फास्ट इसलिए है ना क्योंकि उसका डिस्टेंस का एरिया जो है मतलब वो कम है। नहीं, और रीजन ये फास्ट इसलिए है, वो उनके फ्रीक्वेंसी वगैरह पे डिपेंडेंट करता है। ओके वो तो आप थोड़ा फिजिक्स का टॉपिक हो जाएगा कि क्यों फास्ट है क्यों नहीं।
ऑलराइट, अच्छा कितना टाइम बचा है? 2 मिनट का टाइम बचा है। जो वो वाला न्यूमेरिकल है वैसे तो मैंने कल भी करा दिया था,